Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to talk about again social contract theory, but with the uh, background of this whole presentation will be of the jurists. So I have selected three very important jurists regarding social contract theory, that are Hobbes, Locke, and Rousseau. So one by one we are going to discuss about their views and how they are different and how they are similar and how they are connected with one another when it comes to social contract theory. लेकिन एक चीज़ जो आपने अभी अपने जहन में रखनी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो हम एक मेन जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें हमने ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो इट इज़ द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने बेसिकली रिलीजन के रोल को बहुत हद तक मिनिमाइज किया था व्हेन इट केम टू नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। तो सबसे पहले जो इसमें हम जिस जूरिस्ट की बात कर रहे हैं वो हॉब्स है, थॉमस हॉब्स। ही वाज इंग्लिश और इसने अपनी इसकी जो दो बुक्स हैं जिसमें से पहले दफ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दिया था वो था डीसीवी और लेविएथन। एक 1651 में 1642 में ये बुक्स आई थी। अच्छा, अब जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपने अपने जहन में ये रखना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू गेट मे बी इन योर एग्जाम्स और इन योर टेस्ट वेर एवर यू आर टेकिंग इट मे हैपन कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू हॉब्स। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को तो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में एज अ जनरल व्यू हमने उसको देखा, हमने उसको जनरली क्रिटिसाइज किया, हमने जनरली उसके फीचर्स को बताया, हमने ये समझने की कोशिश की दैट हाउ इज इट हैज़ बिकम इट इज़ द पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ एंड हाउ डज इट बिकम डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि हॉब्स के ख्याल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसी है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब हमने पढ़ी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक स्टेट ऑफ नेचर थी कि जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो कि टू सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा जिसमें आप एज अ सब्जेक्ट आप अपना एक मुआहदा करते हैं, एक इमरानी मुआहदा जिसको हम कहेंगे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के साथ, जिसमें आप उनके साथ ये तय करते हैं कि हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, हमने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को छेड़ना नहीं, हमने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना है। ये बात होगी। और दूसरा मुआहदे की किस्म ये होती है कि आप मिल के एक ऐसा शख्स, वो सॉवरन उसको या उस कबीले का सरदार, कि जिसको आप पावर्स देते हैं कि भाई हम तुम्हारे अहकामात को हम मानेंगे, बदले में तुमने हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी जान को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो टू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे इसको हमने देखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। अब आपने इन दो चीज़ों को लेके इस क्वेश्चन में बढ़ते जाना है। सबसे पहले हमने सिर्फ हॉब्स को देखना है कि हॉब्स के ख्याल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। प्रायर टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैन लिव्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर दैट वाज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, ऑलवेज इन वॉर। यानी कि इंसान ने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था उस वक्त इंसान एक वैशी दरिंदे से ज़्यादा कुछ नहीं था। वो हर वक्त वो हालत जंग में होता था हर दूसरे बंदे के साथ, क्योंकि उस वक्त लॉ की अबाइडेंस का, कोई कानून का, कोई इस किस्म की किसी भी चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं था, स्टेट का कोई तसव्वुर नहीं था। तो इस वजह से ये मामलात थोड़े ख़राब थे इंसान के मामलात। टू सिक्योर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन विच आर इनहेरेंट इन नेचर मैन इंटरेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने ये समझना है यहाँ पे कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी नहीं थी तो उस वक्त इंसान जो था वो एक ही वॉज लाइक अ बीस्ट, ही वॉज ऑलवेज एट वॉर, ही वॉज पुअर, लाइफ वॉज मिजरेबल, देर वॉज नो सिक्योरिटी, नो सेंस of real life that we are experiencing, we have जिस किस्म का एक्सपीरियंस हमारा अपनी लाइफ के साथ है
इस तरह का उस वक़्त नहीं था। यानी ये उस वक़्त की बात हो रही है कि जब इंसान जो है वो बिल्कुल गारों में होगा, जिस वक़्त उसके पास कुछ भी नहीं था, नेचुरल, जो बिल्कुल मैन ऑफ नेचर था उस वक़्त वो। लेकिन इंसान के अंदर शुरू से दो इनहेरेंट चीज़ें रही हैं। एक है सेल्फ प्रोटेक्शन, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सेल्फ प्रिजर्वेशन के अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए चीज़ें प्रिजर्व करना। ये उसको उस वक्त जब उसको खाना मिलता था, शिकार करता था, तो वो उनको उसका काम, वो उसको अपने पास संभाल के रखता था, उसको प्रिजर्व करता था। ये इंसान की नेचर थी। और इसीलिए इंसान जो है उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मामलात को प्रिजर्व करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुआ। दे वॉलंटरली सरेंडर्ड ऑल देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स टू सम अथॉरिटी एंड अंडरटुक टू ओबे कंडीशनली। अब देखना, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है कि एक तो आप लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी उन लोगों ने जो वहशी थे एक दूसरे के साथ इस तरह कि भाई हमने आइंदा से कुछ आपस में कुछ लॉज बना लेंगे, कुछ हमने रूल्स बना लेने कि हम आइंदा से इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ डील करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम में उन्होंने किसी एक को सरदार चुन लिया, किसी को अपना बॉस चुन लिया, रूलर देख लिया उसको अपना बादशाह बना लिया, उसको अपना सॉवरन बना लिया। और कहा भी कि अब हम अपने सारे के सारे राइट्स जो है ना, आप बादशाह सलामत आपके पास सरेंडर करते हैं। बदले में आपने क्या करना है, बदले में आपने हमें प्रोटेक्शन देनी है। कहाँ से? फ़ॉरेन कोई एनिमी से, या हमारे जो आपस के मामलात हैं उनको ठीक रखना है आपने, ताकि हम में से कोई ताकतवर जो है वो किसी कमज़ोर के राइट्स को स्नब ना कर सके। बदले में आप हमसे जो चाहेंगे हम आपको देंगे। तो आपने अपने सारे के सारे राइट्स आपने सरेंडर कर दिए सॉवरन के आगे। और सॉवरन वो है जो कि एब्सोल्यूट है। The said authorities to protect and preserve their lives and property, the said authority was called ruler or king. Such authority is only under natural law. तो ये नेचुरल, यानी कि देख रहे इस पूरी थीम से आपको ये समझ में आता है कि नेचुरली इंसान ने क्या किया, क्योंकि नेचुरली इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करता है। नेचुरली इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने आप की, वो अपने मामलात को, वो यानी वो ग्रीडी है, ये उसकी नेचर है। तो उस ग्रीडीनेस क्योंकि मेरा ग्रीड किसी दूसरे बंदे के लिए वबाले जान ना बन जाए, तो फिर मैंने एज इन दैट सोसाइटी समझ लें कि दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते। और फिर हमने एक समझ लें सरदार चुन लिया, हमने एक सॉवरन चुन लिया कि भाई आज से हमारे फैसले ये क्या करेगा, बदले में ये जो कहेंगे हम वो सब कुछ मानेंगे। और हमने सारे के सारे राइट्स उसके आगे सरेंडर कर दिए। He was the supporter of absolutism. Law is dependent upon the sanction of the sovereign. Absolutism का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट सॉवरन को, सॉवरन शुड बी एब्सोल्यूट। सॉवरन के पास सारी पावर्स है। सॉवरन जो है वो, यानी यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि जो ऑस्टिन की जो थ्योरी है ना सॉवरेनिटी की, वो बेसिकली उसने हॉब्स से ही ली थी। ये आप समझे इस बात को कि हॉब्स की जो सॉवरेनिटी की थ्योरी है, इसी थ्योरी से इम्प्रेस हुआ है ऑस्टिन, कि सॉवरन जो है वो अनलिमिटेड है, उसकी सॉवरेनिटी, उसके पास सैंक्शन की पूरी पावर मौजूद है। और जो मामलात को, जिन लॉज को वही सैंक्शन, जिन लॉज को वो अपनाता है, वही पॉजिटिव लॉ है, वही सिविल लॉ है, और वही जो है वो रियल लॉ है। सिविल लॉ इज़ द रियल लॉ बिकॉज इट इज़ कमांडेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द सॉवरन। ह्यूमन्स आर नेसेसरीली एंड एक्सक्लूसिवली सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन में हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं ह्यूमन बींग्स। लेकिन वो रीजनेबल होते हैं, वो सोच सकते हैं, वो रीज़न रखते हैं। सब्जेक्ट इज टू सरेंडर ऑल देयर राइट्स एंड वेस्ट ऑल लिबर्टीज इन द सॉवरन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि देखिए जिस वक्त हॉब्स था ना, उस वक्त खाना जंगी होती थी इंग्लैंड में भी। और उसने ये सोचा कि जो सबसे आसान तरीका ये है कि भाई आप सॉवरन को लामहदूद इख्तियारात दे दें, ताकि वो टफ डिसीजन कर सके, ताकि वो पीस एंड सिक्योरिटी ला सके। जो मेन मकसद था ना हॉब्स की थ्योरी का, वो पीस एंड सिक्योरिटी था। देखिए जो भी थ्योरिस्ट है ना, आप ये बात याद रखें कि वो ये अपने वक्त के जो जिस अहद में वो है, उस अहद के हालात को, वाक़यात को देख के अपनी थ्योरी बनाता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सॉवरन ही मे बी ओवरथ्रोन बाय हिज सब्जेक्ट। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपने तो अपनी सारी की सारी जो वफादारी है वो तो आपने अपने सॉवरन के साथ, रूलर के साथ, किंग के साथ आपने लगा दी।
बदले में अगर किंग आपको वो प्रोटेक्शन ना दे सके, किंग जो है वो आपके साथ जो है वो जिसका उसने आपसे वादा किया आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको ठीक ना करके दे सके, तो फिर वो जो एक बगावत पैदा होती है वो जस्टिफाइड है लोगों में, और फिर वो ओवरथ्रो करके उसको उतार के किसी और के आगे अपने सारे मामलात, अपनी सारी लिबर्टीज़ और अपने उसको, यानी कि बेसिकली सॉवरन को पावर करना भी किसका काम है, उसी अवाम का काम है ना, जो उसके सब्जेक्ट है वो उसको पावर देती है। लेकिन जब उसके पास, लेकिन यहाँ पे मसला हॉब्स ये कहता है कि जब उसके पास पावर आती है फिर वो उनके ऊपर होती है। सॉवरन की जो पावर है वो अनलिमिटेड है, सॉवरन के ऊपर कोई लॉ नहीं है, सॉवरन का दिया हुआ लॉ ही जो है वो अवाम या सब्जेक्ट जो है वो इट इज़ बाइंडिंग अपॉन देम। हैंस इंडिविजुअलिज्म, अब देखें ये जो उसकी थीम्स हैं हॉब्स की, ये आपने समझनी है। इंडिविजुअलिज्म उसकी थीम है, मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक, मैन सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्ड है। मटीरियलिज्म, उसका दिल करता है कि उसके इर्द गिर्द मटीरियल हो, वो जो दुनियावी, जिनको हम दुनियावी ख्वाहिशात नहीं कहते, ये नहीं उसकी नेचर है। यूटिलिटेरियनिज्म, इंसान जो है वो यूटिलिटी के पीछे, इंसान अपनी यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है अपना फ़ायदा, इंसान अपने फ़ायदे के लिए जाता है, वो जो काम करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। मैं जो काम करता हूँ मैं अपने फ़ायदे के लिए करता हूँ, आप जो काम करते हो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और ये नेचर है इंसान की। एंड एब्सोल्यूशन आर इंटरवोवन इन द थ्योरी ऑफ हॉब्स। अब देखना ये इंसान इंडिविजुअलिस्टिक भी है, मटेरियलिस्टिक भी है, वो यूटिलिटेरियनिस्ट भी है, और साथ ही साथ वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ भी जाता है। तो ये है मेन थीम्स हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हवाले से। अब आप इसमें देखें, इसमें रिलीजन का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें गॉड गिफ्टेड चीज़ों का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ ये जिक्र है कि इंसान खुद से, उसकी नेचर में ये चीज़ें मौजूद है, आपने उस नेचर के थ्रू इसको चीज़ों को रेगुलेट करता है वो इंसान। अब नेक्स्ट है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है, अब आप देखें वो स्टेट ऑफ नेचर को कैसे बयान करते हैं। हॉब्स की तो स्टेट ऑफ नेचर ये थी ना कि वो इंसान ब्रूटिश है, वो है और वहशी दरिंदा है। जॉन लॉक ये कहता है कि रीजनेबली गुड था, इंजॉयबल था, सिर्फ उस वक्त ये था कि इंसान की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, लॉक का फोकस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये बात याद रख लीजिए। सिवाय प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंसान बहुत खुश था, वो सुख में था, इट वॉज गोल्डन एज। हॉब्स से यहाँ पे ये बिल्कुल उलट हो रहा है। आप कंपेयर करें ना इन दोनों को, वो कहता है वैशी, ये कहता है वैशी नहीं, इंसान बिल्कुल खुश था जी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जो उसका दिल करता था वो ये काम करता था, लेकिन जो इंसान के अंदर एक रीज़न मौजूद थी वो उसको यूज़ करके वो काम करता था। इट वॉज स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, प्रिजर्वेशन एंड ऑफ परफेक्ट एंड कंप्लीट लिबर्टी टू कंडक्ट वंस लाइफ एज वन बेस्ट सी फिट। ऑल वर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट एंड नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबॉडी। ठीक है, सब कुछ पीसफुल था, इंसान बड़े आराम से रह रहा था। स्टेट ऑफ नेचर वॉज प्री पोलिटिकल, उस वक्त पॉलिटिक्स नहीं थी, इट वॉज प्री पोलिटिकल, बट इट वॉज नॉट प्री मॉरल। लेकिन मोरालिटी का उसमें उस वक्त भी आप ये समझ लें कि मोरालिटी उस वक्त भी थी। प्री पॉलिटिकल आप उसको कह सकते हैं, लेकिन प्री मॉरल नहीं कह सकते, क्योंकि हॉब्स ये कहता है वो तो प्री मॉरल, मोरालिटी उसके थी ही नहीं। लॉक कहता है नहीं, मोरालिटी थी, इंसान पैदा ही मॉरल वैल्यूज़ के साथ हुआ है। इसका मतलब ये भी है, लॉक का मतलब ये है कि इंसान के अंदर मोरालिटी शुरू से होती है। Persons are assumed to be equal to one another in such a state and therefore equally capable of discovering and being bound by law of nature. It was state of liberty. Law of nature मौजूद था, ठीक है, इंसान रीजनेबल था, इंसान खुश था, दूसरों में इंटरफेरेंस नहीं करता था, उसके वो सेल्फ प्रिजर्वेशन भी करता था। सिर्फ एक चीज़ की जो कमी थी वो ये थी कि प्रॉपर्टी जो थी वो नहीं थी। क्या नहीं थी? सिक्योर नहीं थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन मिक्सेस हिज लेबर। जब आप खुद से कोशिश करते हैं कोई काम करने की किसी, तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं। बट इट वॉज नॉट सिक्योर ड्यू टू द एब्सेंस, क्योंकि लॉ नहीं था इसलिए ये सिक्योरिटी नहीं थी। टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी मैन एंटर्ड इनटू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हॉब्स कहता है कि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, टू अचीव देयर ओन गोल्स। इंसान जो है
उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। लॉक कहता है नहीं, ये चीज़ें तो पहले भी थी, जो चीज़ नहीं थी वो ये थी सिक्योरिटी फॉर वो प्रॉपर्टी। सिर्फ इंसान ने सिक्योरिटी फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, लॉक ये कहता है। एंड विदाउट सरेंडिंग ऑल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। देखिए इसके मुताबिक राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, इन तीनों राइट्स के अलावा बाकी सारे के सारे राइट्स जो है वो इंसान जो है वो सरेंडर करता है सॉवरन के आगे। हॉब्स कहता है कि इंसान सब कुछ सरेंडर कर देता है उसके सामने, रूलर के सामने, सॉवरन के सामने। लॉक कहता है नहीं, इन तीन राइट्स के अलावा बाकी आप सब सरेंडर कर देते हो। एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो मेजॉरिटी वोट है उससे ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनती है। बाय पॉलिटिकल सोसाइटी मैन देन गेन थ्री थिंग्स विच आर लॉज। इंसान ने जब वो मेजॉरिटी से, इंसान ने जब पॉलिटिकल सोसाइटी बनाई तो उसके बाद देखिए ना, पहले बात की पॉलिटिकल सोसाइटी से पहले स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है। स्टेट ऑफ नेचर के बाद जब उसने क्यों बनाई पॉलिटिकल सोसाइटी, क्योंकि उसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना था। जब उसने वो बना ली तो उसके बाद उसने कौन कौन से राइट्स जो थे वो नहीं दिए। उसने के तीन राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये उसने सरेंडर नहीं किए। और ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है वो मेजॉरिटी से ही बनती है। बाय पॉलिटिकल सोसाइटी मैन देन गेन थ्री थिंग्स विच आर लॉ। इंसान ने जब पॉलिटिकल सोसाइटी बनाई तो उसके बाद उसने कानून बनाया, फिर जजेस ने वो जो बने हुए कानून थे उनको अप्लाई किया, और एग्जेक्टिव पावर ने जजेस के के दिए हुए डिसीजंस को एग्जीक्यूट किया। तो ये तीन चीज़ें बनी। लॉ बने जो लेजिस्लेचर बनाती थी, उस लॉ जो बने हुए लॉ को अप्लाई किया किन्होंने, जजेस ने, और फैसला जात को एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जेक्टिव एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में जा रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, जो या पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मर्ज वजूद में पॉलिटिकल साइंस उस वक्त आई। स्टेट लूजेज इट्स पावर व्हेन इट डज नॉट अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। यानी कि जो तीन राइट्स हैं आपके, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को अगर स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रिजर्व नहीं कर सकती, फिर वो लोगों का कॉन्फिडेंस खो बैठती है, और फिर वो गवर्नमेंट या फिर वो स्टेट ज़िंदा नहीं रहती। अ स्टेट ऑफ लिबर्टी नॉट ऑफ लाइसेंस, यानी स्टेट के पास ये लाइसेंस नहीं है कि वो लोगों की ज़िंदगी स्नब करना शुरू कर दे। बात बेसिकली यहाँ पे सॉवरेंटी की हो रही है, लेकिन हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेंटी की बात करता है, ये लिमिटेड सॉवरेंटी की बात करता है, लॉक। इसके बाद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन विच, जो ज़्यादा जिसकी थ्योरी को अब समझा जाता है, वो है जॉन जैक रूसो। वॉज फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसफर, सोशल थ्योरिस्ट, और इसने बेसिकली जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्ड है ना, वो बेसिकली यूज़ रूसो ने किया था। कॉन्ट्रैक्ट सोशियल इसकी बुक थी फ्रेंच में, और उसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड है। तो वो ये उसकी उन्होंने फिर उसको किया, क्योंकि पॉलिटिक के प्रिंसिपल्स जो थे ना वो रूसो ने बताए पॉलिटिक्स के। एज टाइम पास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज। अच्छा देखिए, स्टेट ऑफ नेचर जो है ना, यहाँ पे वो लॉक की बात करता है तकरीबन। लॉक की तरह वो कहता है कि लॉक ने तो गोल्डन एज उसको करार दिया, रूसो उसको गोल्डन एज तो करार ही देता, लेकिन वो उसको हॉब्स की तरह भी बात नहीं करता। वो कहता है बस ठीक था। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात ये भी करता है लॉक की तरह। एज टाइम पास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज, पीपल स्लोली बिगेन टू लिव इन स्मॉल कम्युनिटीज, डिवीजन ऑफ लेबर वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू greed, competition, vanity, inequality, and vice. The invention of private property occurred that led to social contract. I'm sorry, that led होना चाहिए था, मैंने let इसमें T की जगह D होना चाहिए था। I'm extremely sorry for this mistake. यानी कि आप यहाँ से समझे कि क्योंकि इंसान के अंदर वो एक, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हॉब्स वाली बात लेके आ रहा है कि इंसान के अंदर चूँकि कंपटीशन होता है, उसके अंदर लालच होती है, तो इसलिए जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
लॉक भी यही कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सिर्फ लॉक जो है वो इंसान को इतना ग्रीडी नहीं समझता जितना रूसो समझता है। यहाँ पे रूसो जो है वो हॉब्स को पसंद कर रहा है। तो अब देखें ना कहाँ कहाँ ये एक दूसरे से सिमिलर भी होते हैं, कहाँ कहाँ एक दूसरे से डिफरेंट भी हो रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इन तीनों को अगर साथ साथ लेके चलें तो। फॉर दिस पर्पज दे सरेंडर्ड देयर राइट्स नॉट टू अ सिंगल इंडिविजुअल। अब देखें यहाँ पे ये लॉक से डिफरेंट हो रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के वही दो है ना। हॉब्स भी यही कहता है कि पहले आप एक दूसरे के साथ करते हैं, लॉक भी कहता है पहले आप एक दूसरे के साथ करते हैं, रूसो भी कहता है पहले एक दूसरे के साथ। मसला क्या पे आता है? मसला आता है कि हॉब्स कहता है कि जब आप रूलर को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, हॉब्स ये कहता है, लॉक कहता है नहीं, सब कुछ सरेंडर नहीं करते, सिर्फ 3 राइट्स हैं वो आप अपने पास रखते हैं। रूसो ये कहता है कि आपने बेसिकली तकरीबन आप अपने राइट्स सरेंडर करते हैं, लेकिन नॉट टू एन इंडिविजुअल बट टू अ कम्युनिटी एज अ होल। और वो कम्युनिटी को वो उस एज अ होल जिसको वो कह रहा है उसको वो जनरल विल का नाम है। तो यानी जनरल विल रूसो के मुताबिक आप जनरल विल जो है वो जो कमांड करती है पूरी स्टेट में, यानी कोई एक इंसान नहीं है, वो एक विल है जो मेजॉरिटी की है जो उसको करते हैं। इसको हम आगे थोड़ा देखते हैं इस बात को। A new form of social organization, the state was formed to assure and guarantee rights, liberties, freedom and equality. State and law were the product of general will of the people. If the government and laws do not conform to general will, they would be discarded. यानी जो जनरल विल है किस वजह से लोग, क्योंकि जो स्टेट बनती है वो लोगों से बनती है, लोगों से स्टेट बनती है। और स्टेट बनने के बाद जब तक वो स्टेट जिस मकसद के लिए बनी है, जिस 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 विल से वो स्टेट बनी, जब तक उस विल को वो चलाती है वो स्टेट रहेगी। अगर वो विल को नहीं चलाएगी तो वो स्टेट ख़त्म हो जाएगी। ये सिंपल इसका, आप इसको ऐसे देख लें। हिज कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इज द सेम एज हॉब्स, बट हिज सॉवरेनिटी लाइज विद द कम्युनिटी इन कॉमन इंटरेस्ट्स। देखिए हॉब्स की तरह वो भी यही कहता है कि एब्सोल्यूट आपके पास पावर होनी चाहिए, सॉवरेन के पास पावर होनी चाहिए, लेकिन सॉवरेन हॉब्स का है वो सिंगल बंदा है। यहाँ पे सिंगल बंदा नहीं है, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी है जो कि जनरल विल के थ्रू कमांड कर रही है, जो कि कॉमन इंटरेस्ट को लेके साथ चल रही है। यानी जो सॉवरेन है उसका भी इंटरेस्ट वही है जो मेरा इंटरेस्ट है। इन रिटर्न ऑफ ओबीडियंस इंडिविजुअल गेट सिविल लिबर्टीज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी इन असेंबली। मेजॉरिटी व्यू इज द राइट, मेजॉरिटी व्यू इज राइट देन माइनॉरिटी व्यू। देखें जब आप वोटिंग भी करते हैं ना तो उस वक्त आप मेजॉरिटी लेके आते हैं, तो उस वक्त भी एक ऐसा सेगमेंट होता है जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। तो जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनका जो व्यू है वो रद्द हो जाता है, और जो मेजॉरिटी का व्यू है वो प्रिवेल करता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल आर हिज प्राइम फोकस, एंड इंडिविजुअल इज फ्री एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिमसेल्फ इज सेल्फ इम्पोज्ड। मैन इज इक्वल बाय लॉ नॉट बाय नेचर। देखिए इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन वो उसने खुद अपने आप पे इम्पोज की थी, क्योंकि सब पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है, इसीलिए लिबर्टी होती है, इसीलिए डिपेंडेंस है। एवरीवन इज अलाउड टू प्रेजेंट हिज विल, दैट इज टू गेट द मेजॉरिटी विल। हर इंसान अपनी विल पेश करता है थ्रू बैलेटिंग, थ्रू वट एवर मीन्स, और उसी की विल जो है, हर इंसान जब अपनी विल प्रेजेंट करता है तो पता चलता है कि भी जनरल विल, मेजॉरिटी विल क्या है। और जब मेजॉरिटी विल आती है तो मेजॉरिटी विल ही जनरल विल होती है। और उस वक्त जो मेजॉरिटी विल के अलावा जो माइनॉरिटी विल होती है, माइनॉरिटी विल भी इस बात को मानती है कि मेजॉरिटी विल जो है वो ठीक है। अब जो मेजॉरिटी विल चाहेगी हम भी वैसा ही चाहेंगे। ऐसे नहीं होता जब एक कैंडिडेट जीतता है दूसरा हारता है, तो जो हारने वाला होता है वो कहता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी मैं हार गया हूँ, आज से हमारा प्रेसिडेंट या आज से हमारा प्राइम मिनिस्टर यही है, ये मेरा भी है और ये सारों का है। ऐसे ही है ये बिल्कुल ये है बात पॉपुलर सॉवरेनिटी की। लॉक लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात करता है, ये पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात कर रहा है, और हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है। जनरल विल जो है वो हमेशा जस्ट होती है, इक्विटेबल होती है, वो जस्टिस के प्रिंसिपल्स के मुताबिक होती है, नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करती है, और वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होती, वो फिक्स्ड नहीं होती, वो जस्ट प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ नहीं होती। अब क्रिटिक्स ने इसमें ये पॉइंट आउट किया है कि जनरल विल जो है वो हासिल करना ये एक बड़ा एक वेग सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, और ये भी हो सकता है कि अगर आप जनरल जो विल है वो जनरल विल कहीं मोनार्की में ना चेंज हो, कहीं वो जनरल विल जो है वो एब्सोल्यूट विल ना बन जाए।
क्योंकि अगर जनरल विल एब्सोल्यूट विल बन जाए तो फिर तो हॉब्स वाली बात आ जाएगी, फिर तो वो स्याह सफ़ेद के मालिक हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे जी हम तो जीत गए, हम तो मेजोरिटी में आ गए, अब तो हम जो मर्जी करें। तो ये एक थोड़ी सी डेंजरस बात है। द आइडिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। अब क्या मेरे और सॉवरन के दरमियान क्या कॉमन इंटरेस्ट हैं, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। हर एक इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। इन्हीं कॉमन इंटरेस्ट को तो ले लेके कितने डिक्टेटर्स ने अपनी जो गवर्नमेंट्स है उनको परपेचुएट की, उनको लिंगर ऑन करते रहे वो। द नोशन ऑफ कॉमन गुड कैन इवन बी जस्टिफाइड बाय अ वर्स्ट डिक्टेटर, जो मैंने अभी बात की है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हमने किया, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का हिस्सा ही था, नंबर 1। इसमें हमने सिर्फ इन 3 मेजर थ्योरीज को हमने पढ़ा है, इनको आपस में कंपेयर किया। और अगर आपको कि जहन में या आपको कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि भाई लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, तो आपने इस क्वेश्चन को जो पिछला क्वेश्चन है उसके साथ रिलेट करना है। अगर कोई पूछे रोसो की थ्योरी क्या, तो फिर आपने इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन से रिलेट करना है। तो अगर आपको मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।